विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने मुग़ल बादशाह अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि अकबर ने किस प्रकार अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मालवा, जौनपुर, मेड़ता, चित्तौड़, गोंडवाना, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, गुजरात, बिहार और बंगाल, मेवाड़ इत्यादि को किस तरह से अपने साम्राज्य में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद हम देखेंगे कि अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में किस प्रकार से किया। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले लेंगे काबुल को। अकबर ने काबुल पर अधिकार 1585 ईस्वी में किया था। इस समय अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम काबुल का शासक था। मिर्जा हकीम को काबुल से पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मिर्जा हकीम ने 1566-67 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु अकबर को अपनी और सेना सहित आता देखकर वह पुनः काबुल भाग गया। 1580 ईस्वी तक वह शांत रहा, लेकिन 1581 ईस्वी में मिर्जा हकीम ने भारत पर फिर से आक्रमण किया। उस समय बंगाल और बिहार में भी विद्रोह हो रहे थे और विद्रोही अकबर के स्थान पर मिर्जा हकीम को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के इच्छुक थे। अकबर की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर कुछ मुल्ला मौलवियों ने भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य घोषित कर दिया था। अकबर के कुछ प्रतिष्ठित सरदार भी मिर्जा हकीम से अकबर के विरुद्ध पत्र व्यवहार कर रहे थे। इससे मिर्जा हकीम को आशा थी कि भारत की मुस्लिम जनता उसका स्वागत करेगी और अकबर को हटाना उसके लिए सरल हो जाएगा। अतः वह 1581 ईस्वी में सेना सहित पंजाब की ओर चल पड़ा, किंतु ये देखकर उसे बड़ी निराशा हुई कि पंजाब के मुसलमान उसे कोई भी सहायता देने को तैयार नहीं थे। अतः वह काबुल लौट गया। अब अकबर ने राजा मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने के लिए भेजा और स्वयं भी उधर ही बढ़ा। मिर्जा हकीम काबुल से गुरबंद भाग गया। अकबर ने 10 अगस्त 1581 ईस्वी को काबुल में प्रवेश किया और मिर्जा हकीम की बहन बख्तुनिसा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी लौट आया। 1585 ईस्वी में काबुल के शासक मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई। देखिए, जब बख्तुनिसा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी लौट आया था, तो अकबर के वापस आ जाने पर मिर्जा हकीम काबुल आ गया और स्वयं शासन की देखभाल करने लगा। यद्यपि नाम उसकी बहन का ही बना रहा। अब 1585 ईस्वी में काबुल के शासक मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई। अकबर ने तत्काल मानसिंह के नेतृत्व में काबुल पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी। मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया और मिर्जा हकीम के दोनों पुत्रों को मुगल दरबार में भेज दिया। इसका कारण ये था कि 1584 ईस्वी में मध्य एशिया के शासक अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने बदख्शां पर अधिकार कर लिया था। इसके शीघ्र बाद बलख पर उज़्बेकों ने कब्जा करके काबुल की सीमा तक लूटपाट की। अकबर के लिए स्थिति बड़ी कठिन थी, क्योंकि किसी भी समय काबुल पर उज़्बेकों का हमला हो सकता था। अतः अकबर स्वयं आगरा से लाहौर में रहने लगा। लेकिन जब काबुल के शासक की मृत्यु हो गई तो अकबर को काबुल पर अधिकार करने का मौका मिल गया और उसने 1585 में काबुल पर अधिकार कर लिया। अब देखिए दूसरा, यूसुफ जाइयों और
रोशनियों के विद्रोह को उसने दबाया। 1585 और 86 की ये घटना है। इस समय काबुल पर मुगलों का अधिकार हो जाने से अब्दुल्ला खां उज़्बेक को बड़ी चिंता हुई। उसने सीमा पर रहने वाले अफगान जाति को मुगलों के खिलाफ भड़काना शुरू किया ताकि अकबर ट्रांस अक्सियाना पर आक्रमण न कर सके। उज़्बेकों की सहायता से स्वात और बागोर के यूसुफजाइयों ने उपद्रव शुरू कर दिए। सम्राट अकबर ने उन्हें दबाने के लिए पहले जैन खां को और बाद में बीरबल और हकीम अबुल फतेह को भेजा। यूसुफजाइयों ने मालन दर्रे के निकट मुगल सेना पर ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि बीरबल सहित 8000 मुगल सैनिक मारे गए। अकबर को इससे बड़ा आघात लगा। उसने राजा टोडरमल को मान सिंह के साथ यूसुफजाइयों को दंड देने के लिए नियुक्त किया। उसने स्थान स्थान पर मोर्चाबंदी करके चौकियां स्थापित कर विद्रोहियों की बस्तियों को जाड़ा, जलाया और कठोर हत्याकांड द्वारा उनको शांत कर दिया। लेकिन इसी दौरान जलाल खां के नेतृत्व में रोशनियों ने विद्रोह कर दिया। नवंबर 1586 में जैन खां के नेतृत्व में तथा अप्रैल 1587 में मतालिब खां के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, जिन्होंने रोशनियों को बुरी तरह हराया। लेकिन जलाल खां 1600 ईस्वी तक छुटपुट उत्पात मचाता रहा। इसके बाद चर्चा करते हैं अकबर के कश्मीर विजय की, जो उसने 1586 ईस्वी में की थी। जिस समय कबालियों के विद्रोह को दबाने के लिए सेनाएं भेजी गई थी, उसी समय अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने के लिए कासिम खां, राजा भगवंत दास तथा अन्य सेनानायकों को भेजा। 1586 ईस्वी के आरंभ में मुगल सेनाएं श्रीनगर की ओर बढ़ी। सफलता की आशा न देखकर कश्मीर के शासक यूसुफ खान ने संधि का प्रस्ताव रखा तथा अभय दान देने पर उसने सम्राट के समक्ष उपस्थित होना भी स्वीकार कर लिया। अकबर इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सुल्तान यूसुफ के आने पर उसे कैद कर लिया, किंतु उसका पुत्र याकूब खां बचकर श्रीनगर भाग गया और मुगलों से संघर्ष करने की तैयारी करने लगा। इस बार अकबर ने कासिम खां के नेतृत्व में एक सेना श्रीनगर भेजी, जिसने याकूब खां को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। कश्मीर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और उसे काबुल के सूबेदार के अधीन कर दिया गया। अब देखिए 1591 ईस्वी में अकबर की सिंध विजय। 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान काना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर अकबर ने उसे सिंध को जीतने का उत्तरदायित्व सौंपा। 1591 ईस्वी में खान खाना ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के शासक जानी बेग ने साहस से मुगलों का मुकाबला किया, परंतु 2 युद्धों से उसकी हार हुई। उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठट्टा और सैवान के किलों सहित संपूर्ण सिंध मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान और मकरान विजय की गई और 1595 ईस्वी में ही अकबर द्वारा कंधार विजय की गई। 1595 ईस्वी में कंधार बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो गया। उत्तर पश्चिम के इन क्षेत्रों को जीतने के बाद अकबर ने अपना पूरा ध्यान दक्षिण राज्यों पर लगाया। अकबर उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लेने के बाद दक्षिण भारत को भी जीत लेना चाहता था। जहाँ तक उसकी दक्षिण नीति का प्रश्न है, उसके साम्राज्य विस्तार की लालसा, भारत को एक राजनीतिक इकाई में परिवर्तित करने का स्वप्न, अपनी सेना को व्यस्त रखने की आवश्यकता, दक्षिण की पतोन्मुख राजनीतिक अवस्था और अरब सागर पर व्यापारिक एकाधिकार जमाने का यूरोपीय व्यापारियों का प्रयास, इन सब ने अकबर को दक्षिण की ओर अग्रसर होने को प्रेरित किया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अकबर यह चाहता था कि हिंदुस्तान में उसकी सार्वभौमिकता सब स्वीकार करें। इसीलिए अकबर ने सबसे पहले 1591 में दक्षिण के 4 राज्यों अहमदनगर,
गोलकुंडा, बीजापुर तथा खानदेश के पास इस आशय से दूत भेजे कि वे अकबर की सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लें। खानदेश के राजा अली खां ने, जिसका राज्य अकबर के राज्य की सीमा से लगता था, मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। किंतु जो शेष तीनों राज्य थे, जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ने अकबर के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। अतः अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना और अपने द्वितीय पुत्र मुराद को 1593 ईस्वी में अहमदनगर को विजय करने हेतु रवाना किया। सन 1595 ईस्वी में अहमदनगर के गृह युद्ध ने मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने का मौका दे दिया। अहमदनगर के शासक इब्राहिम निजाम शाह की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए गृह युद्ध शुरू हो गया। एक दल ने शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को सहायता के लिए आमंत्रित किया। अकबर को मौका मिल गया। अकबर ने तत्काल अहमदनगर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया तथा साथ ही खानदेश के शासक अली खां को भी अपनी सेना लेकर मुगल सेना में आ मिलने का आदेश दिया। परंतु मुगलों के वहां पहुंचने से पहले ही वजीर मियां मंजू ने व्यवस्था स्थापित कर ली और मुगलों को सहायता तो बुलाने पर पश्चाताप करने लगा। किले की सुरक्षा का भार चांद बीबी को सौंपकर वह स्वयं बीजापुर और गोलकुंडा से सैनिक मदद लेने चला गया। दिसंबर 1595 ईस्वी के मध्य मुगल अहमदनगर के निकट पहुंच गए और 18 दिसंबर को किला चारों ओर से घेर लिया। इब्राहिम निजाम शाह के पुत्र बहादुर शाह को, जो उस समय एक बालक ही था, अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। यानी चांद बीबी ने परिस्थितियों को देखते हुए अकबर से संधि कर ली और इस संधि के तहत इब्राहिम निजाम शाह के पुत्र बहादुर शाह को, जो उस समय एक बालक ही था, अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। पर यह समझौता अधिक समय न रहा। चांद बीबी ने अपने को शासन से अलग कर लिया और अन्य सरदारों ने संधि को ठुकराकर बरार को मुगलों से छीनने का प्रयत्न किया। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सम्मिलित सेनाएं मुगलों से लड़ने आगे बढ़ी। शाहरुख मिर्जा और खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना ने 5 फरवरी 1597 ईस्वी को सूपा में उनका मुकाबला किया। मुगलों को बड़ी भारी हानि उठानी पड़ी। मुगलों की भारी जनहानि में सबसे अधिक उल्लेखनीय खानदेश के राजा अली खां का मुगलों के पक्ष में युद्ध करते हुए मारा जाना था, परंतु अंततः मुगल सेना की विजय हुई। मुराद और खान खाना की व्यक्तिगत शत्रुता को देखते हुए अकबर ने 1597 ईस्वी में अब्दुल फजल को दक्षिण के लिए रवाना किया और खान खाना को वापस बुला लिया तथा शहजादे मुराद की जगह शहजादा दानियाल को नियुक्त किया गया। परंतु अब खानदेश का नया सुल्तान मीरन बहादुर खां दक्षिण में मुगल शक्ति की सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में अकबर स्वयं दक्षिण के लिए रवाना हुआ। उसने शहजादा दानियाल को अहमदनगर विजय करने भेजा तथा स्वयं खानदेश के विरुद्ध बढ़ा। दानियाल ने अहमदनगर के किले का घेरा डाल दिया। अपनी परेशानी में चांद बीबी ने चीता खां से परामर्श किया कि क्या किया जाए, परंतु चीता खां बाजारों में दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा कि सुल्ताना मुगलों से मिली हुई है। दक्षिणी लोग बिगड़ गए और चीता खां के नेतृत्व में महल में घुसकर चांद बीबी की हत्या कर दी। मुगल चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थे, अतः सुरंगों से दीवार को उड़ाकर 18 अगस्त 1600 ईस्वी को मुगलों ने अहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। बहादुर निजाम शाह को कैद कर लिया गया और उसे ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। अब देखिए असीरगढ़ की विजय, जो 1601 ईस्वी में की गई थी। असीरगढ़ का किला खानदेश में स्थित था।
दक्षिण भारत के मार्ग में पड़ने के कारण इसे दक्षिण का फाटक कहते थे। खानदेश के नए शासक मीरन बहादुर खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही इस किले को अपनी रक्षा हेतु सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था। अतः 1599 ईस्वी के आरंभ में अकबर ने खानदेश पर आक्रमण कर वहां की राजधानी बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया और उसके उपरांत असीरगढ़ के अभय दुर्ग का, जो गोला बारूद और युद्ध सामग्री से पूर्ण संपन्न था, घेरा डाल दिया। यह घेरा लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन मुगलों की युद्ध कुशलता और किले में फैली महामारी से भयभीत होकर 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में खानदेश के शासक बहादुर खां ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु किले के नायक याकूत खां और अन्य दुर्ग रक्षकों ने कुछ दिनों तक मुगलों का सामना किया, परंतु अकबर द्वारा पद व धन का लालच दिए जाने पर 6 जनवरी 1601 ईस्वी को उन्होंने भी किले को समर्पित कर दिया। पूरे खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया एवं बहादुर खां सपरिवार ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर स्मिथ ने जेसुट पादरियों की साक्षी के आधार पर लिखा है कि अकबर ने बेईमानी से असीरगढ़ पर अधिकार किया। यह उसकी अंतिम विजय थी। अकबर की दक्षिण नीति का परिणाम यह हुआ कि दक्षिण में खानदेश, बरार और अहमदनगर का दुर्ग और उसके आसपास का क्षेत्र मुगल साम्राज्य का अंग हो गया। उसके अधिकार में बुरहानपुर, असीरगढ़, अहमदनगर जैसे अनेक सुदृढ़ दुर्ग आ गए और उसके वंशजों के लिए दक्षिण पर अधिकार करना पहले की अपेक्षा सुगम हो गया। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार अहमदनगर और असीरगढ़ विजय से दक्षिण का मार्ग खुल गया। मुगलों के पैर दक्षिण में दृढ़ता से जम गए और बाकी दक्षिणी सल्तनतों पर कूटनीति और सैनिक शक्ति के प्रभावयुक्त प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार अकबर ने अपनी विजयों द्वारा पश्चिम में काबुल और कंधार से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बरार तक का भू क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था। यह अकबर की सबसे बड़ी सफलता थी। अब भारत में मुगल साम्राज्य सबसे विस्तृत और सबसे शक्तिशाली था। अफगान सत्ता को पूर्णतः कुचल दिया गया था और मेवाड़ को छोड़कर बाकी राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लाकर उन्हें सहायक बना लिया गया था। अकबर उत्तरी भारत पर पूर्ण अधिकार करने के बाद दक्षिण में प्रवेश कर चुका था और अपने उत्तराधिकारियों के लिए उसने संपूर्ण भारत की विजय का मार्ग खोल दिया था। तो ये था अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर की अन्य नीतियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।